कोरोना वायरस पर तो हुकूमत ने अपनी तदाबीर जारी रखी हैं, लेकिन हमारे दोस्त भी यहाँ अपने अवाम के साथ, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ मदद में मुख्तलिफ दोस्त अवाम की मदद में कुछ न कुछ करते रहे हैं। उसी को ही एम्फसाइज करने के लिए मैं हाज़िर हुआ था कि इनसे हाल अहवाल कर सकूं। तो दोस्तों का ख्याल था कि जी आपसे भी मैं मिल लूं, इसलिए आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पहुँचे। मैं कराची से आ रहा हूँ, 15-20 मिनट लेट हुआ हूँ। मैं दरअसल क्योंकि आप मिले हैं तो मुल्क तो ज़ेर बहस आएगा ही। सबसे पहला मैं अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि आज हमें जो नेमत नहीं ज़हमत जो नाज़िल हुई है वो इमरान खान की हुकूमत में हमें एक किलर हुकूमत मिल गई है। दुनिया भर में एम्फसाइज हो रहा है कि जी लॉकडाउन को सख्त करो, लेकिन आपने और हमने सबने देखा कि उस लॉकडाउन को नाकाम करने के लिए इमरान खान साहब ने हमारी बहनों को रस्तों पे लाके खड़ा किया, इज्तिमा लग गए, और अब ये तो हर जगह प्रूव हो रहा है कि इन्हीं इज्तिमा की वजह से कोरोना के केसेस भी कुछ ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के पास बहुत से जराए होते हैं, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा किसी अपने 2 प्राइवेट बैंकों को, फेवरेट बैंकों को उसने मुनासिब समझा और उन्हीं के थ्रू ये जो 12,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 4 किस्तें यकमुश्त करके बहनों में बांटे हैं, वो 2 बैंकों के थ्रू बांटे हैं, वरना इन सबके अकाउंट नंबर भी थे, वहां पैसे भी जा सकते थे। यहां इजी पैसा के भी हजारों आउटलेट्स हैं जहां पर बगैर रश किए हुए, बगैर भीड़ लगाए ये सब कुछ बांटा जा सकता था। कहने को तो हुकूमत ने कहा कि दिहाड़ी पे काम करने वाले जो बेरोजगार हुए उनकी मदद को हम आए हैं। खुद ही हुकूमत अनाउंस करती है कि जी बेसिक पे जो है बुनियादी वो 18,000 रुपये है, तो दिहाड़ी वालों को वो 18,000 भी नहीं मिले। नाम उसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और तसब्ब के मारे नाम उन्होंने चेंज करके और मुख्तलिफ लोगों से पूछने लगे कि आप बताएं ये पैसे किसने भेजे हैं। तो शायद उनको एहसास था कि शायद इमरान खान का नाम लेंगे, लेकिन हमारी बहनों ने ठका करके मुंह पे गवर्नर को भी कह दिया ये बेनज़ीर के भेजे हुए पैसे। इसकी वजह से जहां एक तरफ लॉकडाउन, वहां उनकी वायलेशन खुद वफा की हुकूमत ने इस तरह से की कि लोगों को तरगीब दी कि जी हुजूम लगाएं, और हुजूम से खतरे बढ़ गए। मैं इसको कंडेम करना चाहता हूं। तरीक़ेकार अभी भी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुई और वफाकी हुकूमत को भी पता नहीं है कि ये कब खत्म होगी। खुद ही लॉकडाउन का अनाउंस करती है कि 9 मई तक जारी रहेगा, और खुद ही इनकी तरफ से कोई कदम न उठा के लोगों को खतरे में डाल रही है। इसलिए मैं अगर इसको किलर हुकूमत भी कहूं तो मैं कह सकता हूं।
اب رہی باتیں کہ جہاں کرونا وائرس کی وبا اتنی پھیلی ہوئی ہو کہ دنیا دہل گئی ہے، ہزاروں کیا لاکھوں اموات ہوئی ہیں، ہم روزانہ بیٹھ کے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یہاں اموات نہ ہوں، لیکن ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس ساری وبا کے بیچ میں ایک بے وقت کی راگنی الاپنی شروع کر دی۔ بے وقت کی راگنی بیٹھے بٹھائے وہ حکومت جو اکیلی ہے، جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جس کو پتا ہے کہ مجھے اسمبلی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، لیکن انہوں نے چھیڑ دیا 18ویں ترمیم پر نظر ثانی۔ یہ بات پہلے دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن عجیب ہمیں اس لیے لگا کہ آج کرونا وائرس کی باتیں ہیں اور یہ 18ویں ترمیم کی جو انہوں نے سوچی ہے، ایک وفاقی وزیر نے بیٹھ کے کہہ دیا اور لوگوں کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اس پاکستان کے فیڈریشن کو پھر سے کمزور کرنے کی مشرفی ٹولے نے حربہ استعمال کیا ہے۔ عمران خان ویسے ہی مشرف کا چمچہ رہا ہے اور اس کو وہی یاد آتا ہے جب بھی سوچتا ہے۔ 18ویں ترمیم میں اور کچھ نہیں ہے، حکومت چلانے کے بڑے طریقے اس نے دے دیے ہیں، لیکن ان کو کھائے جا رہی ہے بات کہ پاکستان کو 27 سال کے بعد جو صوبائی خود مختاری ملی وہ ان کو کھٹک رہی ہے۔ یہ صوبائی خود مختاری اس ملک کو 1983 میں ملنی چاہیے تھی، لیکن ضیاء الحق نے پھینک دیا باتوں کو۔ پھر اس کے بعد بھی کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو 2/3 میجورٹی نہیں ملی اور دوسری حکومتیں بھی اس پر کوئی غور نہیں کر پائیں۔ آخرکار 2010 میں جا کے ان کوششوں سے، جس سے آلموسٹ نیشنل حکومت سی بن گئی ملک میں، ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ وہ ریکنسیلیشن کا نام دو اس کو، کوئی بھی نام دے دو اس کو، پاکستان کے لوگوں کی تھکاوٹ کہہ دو، پاکستان کے لوگوں کے احساسات اجاگر ہو کے آ گئے، انہوں نے محسوس کیا، اور ہم نے کنکرنٹ لسٹ جو ہے صوبوں کو دے دی، جس کی وجہ سے مقصد کیا تھا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو غیر جمہوری حکومتیں آئیں وہ تو اس کی طرف کبھی سوچی نہیں، انہوں نے کبھی صوبائی خود مختاری کو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو کسی صوبے کا جو اصل نام تھا وہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ جیسے کے پی کے کا نام ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد ایڈاپٹ کروا لیا، وہ تو اس تک بھی نہیں آتی تھی، وہ تو جو پختونخوا کہتے تھے ان کو غدار کہتے تھے۔ ہم نے سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، اس میں اگر صوبائی خود مختاری جو کہ ہمارا حق ہے، جو 1973 آئین کی روح تھی، جو 1983 میں ملنی تھی، وہ ہم 2010 میں جا کے ممکن کر سکے، یعنی 27 سال کے انتظار کے بعد جو چھوٹی موٹی چیز ملی ہے یہ ان کو کھٹکتی ہے، کیونکہ میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اور کوئی نہیں، پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے گھوٹکی میں آ کے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کنگلا ہو گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے۔ اب کیا کنگال ہوا ہے؟ کیونکہ صوبوں کو حقوق زیادہ ملے، صوبوں کو وسیلے اور وسائل میں زیادہ حصہ ملا،
تو उनको वो बात खटकती है। आपको फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 2010 में जो NFC अवार्ड हुआ, उससे पहले सूबों के हिस्से में था 47% और वफाक के हिस्से में था 43% था सूबों को, और बाकी वफाक के हिस्से में था 57%। हमने उसको उलट कर दिया, हमने उसका उलट करके सूबों के हिस्से में 57%, राइट, और बाकी वफाक को दिया 43 या जो जितना भी हुआ। ये सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनमें पाकिस्तान के लोग रहते हैं। इन सूबों में से किसी सूबे ने पाकिस्तान के बनाने की दागबैल डाली थी। ये उनके हिस्से अगर बढ़ते हैं, बलूचिस्तान का हिस्सा अगर पहले से ज्यादा बढ़ गया, तो इसी तरह से सिंध या पंजाब या केपी के सबने कुछ न कुछ फायदा लिया, उनका हिस्सा बढ़ा। इस हिस्से में इस NFC अवार्ड और इसमें सूबाई खुद मुख्तियारी, ये तीन चीजें जो इनको खटकती हैं, ये इसलिए खटकते हैं कि इमरान खान मुशर्रफी किरदार अदा करना चाहता है। ये मैं आपको बता दूं कि भले मुशर्रफी किरदार हो तो फिर मुशर्रफी किरदार का वो भी क्यों नहीं कहता 58(2) वापस लाने का, वो भी कह दे ना। अभी उन्हें बेवक्ती रागनी तो अलापनी शुरू कर दी है, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि खुलबुली मचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने कोई बातें बताई ही नहीं है कि वो किन चीजों पर नजरसानी करना चाहते हैं, किस चीजों पर नजरसानी करना चाहते हैं। अगर सूबाई खुद मुख्तियारी इनको खटकती है तो फिर उनको पता है कि सिंध कितना इस पे आगे बढ़ के किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान हो, KP के हो, सारे सूबे इससे कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो नहीं है तो फिर अगर ये शोषा छोड़ा है तो फिर ये वफाक को ही कमजोर करेगा, मुल्क को मजबूत नहीं बनाएगा। यहां इसके साथ कोई नहीं है। सारी अपोजिशन की पार्टियों ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है कि हम 18वीं तरमीम और NFC पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 18वीं तरमीम मुमकिन तब हुई थी जब उस वक्त की असेंबली ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर मुश्तमल एक नेशनल कमीशन बनाई थी, एक नेशनल कमेटी बनाई थी, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां रिप्रेजेंटेड थी। हमने अवाम से भी कहा था कि आप भी अपनी तौर पर सजेशन भेज सकते हो। हमने नहीं कहा था इमरान खान को कि तुम 2008 की इलेक्शन का बायकॉट करो। ये वाहिद पार्टी थी जो 2008 वाली इलेक्शन का बायकॉट करके घर बैठ गई थी। हो सकता है उनको पता था कि कोई आशीर्वाद देने वाला है नहीं, इसलिए मैं जीत नहीं सकूंगा, इसलिए वो खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये सियासी पार्टी तो थी। उस नेशनल असेंबली की कमेटी में ये अपने मारूजात भेज सकते थे। लेकिन ये कहना कि अब हमें तजुर्बा हुआ है कि जी सूबों के साथ मिलके चलना है, तो इस पर भी मैं क्या कह सकता हूं सवाए इसके कि अफसोस कि हमें एक ऐसी हुकूमत नाज़िल हुई है जिसमें अब वो तजुर्बे हासिल कर रहे हैं। वैसे तो इमरान खान कहता है कि जी मैं 22 साल से तजुर्बा कर रहा हूं, मैं 22 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन अब उसके मुंह से निकल आता है कि जी अब मुझे तजुर्बा हासिल हो रहा है। यानी ना बलद है, यानी ना वाकिफ है, यानी ना अहल है, यानी काबिल नहीं है ये हुकूमत चलाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए, सूबों को साथ लेके चलाने के लिए। ये वही कन्फ्रंटेशन करना। हमने बारहा उसको कहा कि जी हम सब मिल के चलते हैं। हमने इस कोरोना वायरस में छोड़ दिया सब कुछ कि आओ जी मदद करें लोगों की कि उनकी जान की हिफाजत हो सके। हमने खुल्लम खुला, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुल्लम खुला, जहां हम एक दूसरे हम तनकीद करते थे, उन्होंने बिल्कुल नई बात करके एक हमारे दिल को इतना हौसला बढ़ाया कि उसने कहा कि मैं इस वबा के दौर में
अपनी सियासत नहीं चमकाऊंगा, अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता हूं और हुकूमत से ताउन करना चाहता हूं। लेकिन बजाय इसके कि कोई हमें इस तरह से माहौल मिले, इन्होंने हर रोज वो कदमात उठाए हैं जिसकी वजह से सूबे दूर हो रहे हैं, वफाक से दूर हो रहे हैं। सिंध तो नजर पे है, सिंध तो निशाने पर है। सिंध इसलिए निशाने पे है कि वो वहां पैर आगे नहीं बढ़ा सके, लोगों ने उसको रिस्पांस नहीं दिया। अब नहीं दिया तो लोगों से लड़ाई करता है, लोगों से इस तरह का बर्ताव करता है कि जिससे हमारे दिल और बददिल हो रहे हैं। ये तय है कि कोई सियासी जमात इसके साथ इन बुनियादी चीजों पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए मुतालबा कर रहा हूं कि इस असद उमर साहब से भी मुतालबा करता हूं कि अपने बयानात से हट जाओ, छोड़ दो ये सारी चीजें, नहीं तो ये गली कूचे जो हैं वो शायद कम हो जाएंगे, लोग आपका जीना हराम कर सकते हैं। ये सिंध ने कुर्बानियां दी हैं खून की, गलियां भरी थी खून के रंग से। हमने इस सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, मैं अकेला नहीं, और पता नहीं कितनी जमातें हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं। ये सब जो हैं इसका साथ नहीं देंगे। बेसिकली बात तो यही थी कि जो आजकल चल रहा है, मैं उसके साथ साथ और भी बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये हुकूमत अवाम दुश्मनी में रोजाना नई चीजें सोचती है। कहीं दुनिया में पेट्रोल का कीमत हो गई -$1 से भी कम, यानी मुफ्त में। जो मुल्क तेल कमाते हैं उन्होंने तेल कमाना और तेल निकालना बंद नहीं किया, उन्होंने अपने स्टोरेज भर दिए। स्टोरेज से बढ़कर उन्होंने समंदर में जहाजों को भर के खड़ा कर दिया कि हम ये तेल को करें क्या। इसके खरीदार कौन होंगे? आज भी $11 पर है बैरल, जो अखबार में लिखी खबर आई। उसकी वजह से हमने 12 कहा कि भाई कम करो, तिफिल तसलियां देकर कहा कि जी 20 रुपए, हमने कहा ये 50 या 40 रुपए लीटर होना चाहिए, 40 रुपए लीटर होना चाहिए, जो आवाम को उसका फायदा मिले, चीजें सस्ती हों, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो, लोगों के आने जाने की सहूलतें सस्ती हों। बजाय इसके ये 1 लीटर पर 35-40 रुपए तो अपना टैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद पैसे कमाते हैं इस पेट्रोल से पैसा कमा रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। अब जिसको आप कह दो कि जी खून चूस रहे हैं तो कह सकते हैं हम। हमें ये तक भी नहीं बताया गया अभी तक। वैसे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट रोजाना आके ब्रीफिंग देता है कोरोना वायरस पर। इमरान खान को टाइम नहीं मिल रहा, इमरान खान को टाइम नहीं मिल रहा कि आके लोगों को बताए कि हमें गैर मुल्की इमदाद कितनी मिली कोरोना वायरस में। लिखा हुआ कभी कभी अखबार में आता है कि $1.3 बिलियन IMF ने दिए, फिर दूसरी जमातें, फिर WHO, फिर अमेरिका, फिर ये बताते तक नहीं है कि जी हमें कितनी इमदाद मिली है जो हम बांट सकते हैं लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान। ये सारी चीजें तकाजा करती हैं कि ये अब हम इसके मुतहमिल हो नहीं सकते ऐसी हुकूमत के, इसलिए ये नहीं चल सकेगा मुल्क इससे। ये अपनी अन्ना और जिद में लोगों को मारते जाना चाहता है। हम इसलिए मुतालबा कर सकते हैं कि हमारी जान छूट जाए, हमारे इस मुल्क में जल्दी इलेक्शंस हो, हमारा कुछ मुस्तकबिल कुछ न कुछ सही डगर पे चलना शुरू हो जाए। इसलिए ये मेरी बातें करना भी मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं। बाकी ये राशन की चीजें हैं जो आवाम की मदद में कुछ चल रहे हैं, कुछ सरकार कर रही है, कुछ अपने अपने लोग कर रहे हैं। उन सब लोगों को मैं सलाम भी पेश करना चाहता हूं, उनका शुक्रगुजार भी हूं। चाहे वो सैलाब का जमाना था
तब भी लोगों ने ट्रकों की ट्रकें भरकर पहुंचे थे मदद को। अब बारिशों का जमाना था तो भी लोग गोडे गोडे पानी में आकर भी लोगों की मदद कर रहे थे। अभी भी इस वायरस के में इस माहौल में जहां जहां जो भी हैं जाके देता है, तो मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूं। हमने कहा था उनको कि भीड़ मत लगाओ, हमने कहा था उनको कि एक तरफ से लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अपना फोटो निकालने के लिए ये रश न लगाओ, भीड़ न लगाओ, उनके घरों तक पहुंचो। उनके घरों तक अगर राशन मिल जाएगा तो उनको भी तकलीफ नहीं होगी, उनको खतरा भी नहीं होगा और हमारा ये काम ऐसा तरीके से हो भी जाएगा। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। तो बाकी जो सियासत पे और हुकूमत में जो बातें की थी वो मैंने थोड़ी सी करनी थी। अब आपका मुंतजर हूं, जब आप सवाल करेंगे तो मैं हाजिर। मैं समझा नहीं सर, क्या? पार्टी के चेयरमैन रहे, काउंसलर हैं, जो रहनुमा हैं लोकल, जी भाई, वो एक चक्की साबुन की देके या एक कट्टा राशन का देके जो कहाँ के चेयरमैन भाई, चेयरमैन कहाँ के चेयरमैन यूसी चेयरमैन ऐसे कहे ना। वो उनका मतलब काउंसलर और यूसी चेयरमैन था। आप कह रहे हो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, ऐसा लगता है। सॉरी देखें, बात सुने। यूसी चेयरमैन को हर महीने फंडिंग होती रही है। हमने उनसे गुजारिश की कि अपना उस जो हर महीने की जो फंडिंग है उसमें से लोगों को सामान मुयस्सर करें। हमने दूसरे महीने उनको एट सोर्स डिडक्ट कर दिया। हमने उनसे एट सोर्स हर यूनियन काउंसिल से 2 लाख रुपए उनसे डिडक्ट कर दिए। 5 लाख मिलते थे जिसमें से वो तनख्वाहें भरते थे, छोटे मोटे तरक्की के काम करते थे या जो कुछ भी कर रहे थे। हमने उनसे 2 लाख रुपए की डिडक्शन करके उस पूल में जमा करके और बांट रहे हैं थ्रू डीसीज एंड थ्रू कमेटीज। जो कमेटीज यूनियन काउंसिल के लेवल पर हैं, जिसमें से 4-5 लोग हैं, उसमें से कुछ चेयरमैन भी हैं, तो ज़कात का भी बंदा है, कोई काउंसलर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सारी एक कमेटी है जो लिस्ट बनाती है। लिस्ट बनाने के बाद उनको वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई ये कोई तनख्वाहदार तो नहीं है, सरकारी नौकरी में तो नहीं है, कहीं कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लेने वाले तो नहीं है, ज़कात लेने वाले तो नहीं है। उनकी काट पीट होती है और बाकी जो फिर नाम बहते हैं उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके घरों तक पहुंचाएगी, क्योंकि हुकूमत सिंध का ये हुक्म था कि घर तक पहुंचाओ, उनको तकलीफ मत दो। ये अचानक हो गया कि जी 12,000 रुपए लेने के लिए जमे गफीर जमा होने शुरू हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी जारी रहे और लोगों की मदद। मैं आपको एक गुजारिश करूं अपने सदर साहब की इजाज़त से कि वो हमारा मुतालबा है और जिससे इमरान खान साहब भागते हैं, डरते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं खान साहब के। हमने मुतालबा किया हुआ है, जब सारा इंतज़ाम हुकूमतों का चल रहा है पाकिस्तान का, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाई जा सकती? पार्लियामेंट का अजलास क्यों नहीं बुलाया जा सकता? कौमी असम्बली का अजलास भी बुलाया जा सकता है, सेनेट का भी इजलास बुलाया जा सकता है। और ये जो हमारे यहाँ दरमियान में वो फासले का मामला है, वो इतने बड़े ऐवान है कि हम उसमें कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, इस मामले को अकेले तौर पर तो वो जिस आलमाना अंदाज से हल कर सके वो देखा है, क्यों नहीं बुला सकते पूरे मुल्क की क़यादत को? इनके पास इतना वक्त नहीं कि पूरे मुल्क की क़यादत से बैठ के मसला हल कर सके। इतने बड़े बहरान में भी वो भागते रहेंगे, वो तंग नजरी का मुजाहरा करेंगे। दरअसल पीटीआई की हुकूमत ने सारे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को कोरोना ज़दा कर दिया है। खुदा खैर करे, इस निज़ाम को ख़तरा हो जाएगा इस बीमारी से। मुझे डर लगता है। मैं निसार साहब से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी क़यादत से भी माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह कोरोना तो जाएगी, लेकिन कोरोना के साथ इनको भी जाना पड़ेगा। मैं सही की बात को, अब तो इमरान खान पर यह भी बहाना नहीं है। वो खुद ही कहता है कि अब ये मुल्क स्मार्ट लॉकडाउन करेगा। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है? तो फिर अगर स्मार्ट लॉकडाउन का वो हामी है तो फिर असेंबलियों के इजलास बुलाने में उसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, कतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आराम से हो सकता है।
मास्क पहने जा सकते हैं, आ सकते हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल हो सकता है, फासलो है बनो घबराते हैं, एक सीट से दूसरी सीट को रीएडजस्ट करके बिठाया जा सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन का तो ये मकसद है। तो ये तो ख़त्म हो गई बात। रही बात कि इनसे जो मुलावक साहब ने कहा कि कोरोना तो चले ही जाना है, इंशाल्लाह। लेकिन कोरोना से दरख्वास्त है कि इसको भी लेता जाए। खाई हाँ, किस चीज़ के बारे में सर? 18वीं भाई मैं उस पे कहा ना, एक मैंने जब ये कहा कि अखबार की हेडलाइन तो लग गई कि हम नजरसानी करेंगे, इस वफाकी वजीर को या प्राइम मिनिस्टर को किसने रोका हुआ है कि वो सारे खदो खाल बताए? क्या ये छप नहीं सकती थी अखबार में? फिर दूसरी बात ये, मैं कत्तन इमरान खान से दरख्वास्त गुजार नहीं हूं कि हमें बुलाए। मैं दरख्वास्तगार नहीं हूं कि वो हमें बुलाए। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, कौम के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दरख्वास्त गुजार नहीं है कि हमें बुलाए, लेकिन उसका फर्ज है कि वो कल्टीवेट करे वो माहौल कि जिसमें लोग इसकी बात सुनने पर आ जाएं। चोरी न करे, चोरी नहीं करे, खयानत नहीं करे, झूठे अंदाज में धोखाधड़ी न करे। उसको बताना चाहिए कि वो क्या क्या चीजें हैं, बताए ना। क्यों नहीं बताई अभी तक? आपको और मुझे तकलीफ दी, आपको यहां बैठना पड़ा, रिस्क उठाना पड़ा, मुझे आके आपसे बातें करनी पड़ी या किसी और को बातें करनी पड़ी। बात वही है कि पार्लियामेंट को बुलाए, पार्लियामेंट में भी तो आ जाएंगे ना सारे। जी और सर। आपने जो बात की है ना, आपने जो बात की है कि हम उनकी क्यों नहीं सुनते, उन्होंने फिलहाल तो सिर्फ अफरा तफरी पैदा करने के लिए एक शोशा छोड़ा है। वो संजीदगी से बात करें तो पार्टियां संजीदगी से उनको जवाब दें। अभी तो तवज्जो हटाने की बात की है, जैसी वो अफरा तफरी फैला रहे हैं, जैसी वो शक्को शुबात फैला रहे हैं, हमारा फर्ज है कि इस तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दूसरी बात आपसे कहूं, इस वक्त हुकूमत के लिए ट्रस्ट डेफिसिट है। सही कहा, ये अच्छी बात है। ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ट्रस्ट हुकूमत ने तोड़ा है। हमने ऑफर किया कोऑपरेशन की, उन्होंने उस पर कुछ सोचा तक नहीं। ये है वो बात जिससे ट्रस्ट डेफिसिट शुरू होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है। खुल के बात करो ना, खुल के बात करो। मैंने सुनी वो मौलाना तारिक जमील साहब की वो जो लेक्चर था, उसमें क्या था? 4 चीजें कौन सी थी जो कहता है कि ये करो तो फिर अल्लाह और धरती आपकी है। सच बोलो, बोलो सच के, क्या चाहिए क्या तुम्हें? मैं वो बात करूं। जी मेरे 2 सवाल हैं, एक मौलाना चांडियो साहब से, एक आपसे। मौलाना चांडियो साहब से कल गोश्त बख्श मेहर साहब की मुलाकात हुई है खुशी शाह साहब से, वो हयादत करने हैं, लेकिन इसको जो है ना सियासी हल्के और एनालिस्ट जो है बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं। इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? एक सवाल ये है। दूसरा आपसे ये पूछूंगा कि एक आम आदमी वाला सवाल है, जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी चेमक गोइयां हैं कि वो खुदा न खास्ता अलील है, वो खुदा न खास्ता मकसद की ज़ियाउद्दीन में नहीं है, किसी और जगह है, इंतजार किया जा रहा है। उस पर आप माफ कोई कीजिएगा, अमल कीजिएगा। माफ कीजिएगा, सर, मैंने खुदा न खास्ता का माफ कीजिएगा, भी कर रहा हूं, लेकिन आम आदमी का सवाल है, इसीलिए पूछ रहा हूं। बा नऊज़ुबिल्लाह कहूं, अस्तगफिरुल्लाह कहूं, जो भी कहूं, बात यह है कि जरदारी साहब की जमानत किस बात पे हुई थी? मेडिकल बेसिस पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुए। अब अगर हम इस कोरोना वायरस में जहां लॉकडाउन हो, वहां जरूरी है कि वो अपनी
दिखाई दें, प्रेजेंट हो। अगर लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ऐसे तो बिलावल साहब ने भी जलसे करने छोड़ दिए ना, तो क्या आप उसके लिए कुछ कहोगे कि भाई सियासत खत्म? नहीं, मैं नहीं समझता, ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए और ऐसी बात है भी नहीं। दूसरी बात आपने कही गौस बख्श मेहर साहब की, हमें पता है कि किस जमात से वो ताल्लुक रखते हैं। सखर और शिकारपुर इतने दूर नहीं है, हो सकता है कभी न कभी किसी न किसी को ख्याल आता है। शादी गमी में सलाम दुआ करने आ ही जाते हैं लोग। कोई अगर कहीं बीमार है या किसी अस्पताल में है तो तीमारदारी हमारा एक समाजी तरीका है। इससे पहले अलीगौर मेहर साहब की खबर आई थी, वो भी आपने और हमने सुनी थी, फिर उसकी तरदीद आ गई। लेकिन ये बातें ऐसी नहीं है। क्या ये असेंबली में इकट्ठे नहीं होते?